हाँ जी, 12th क्लास। आपका आज ये सेकंड पार्ट है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो फटाफट से फर्स्ट पार्ट देख लेना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या डिस्कस करा था, कैपिटल के टाइप्स क्या होते हैं, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैसे करी जा सकती है। इस पार्ट में हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे बिल्कुल सीक्वेंस के साथ। अब इन शॉर्ट अगर एक क्विक रिकैप दे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होती क्या बच्चा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब किसी भी इकोनॉमी के अंदर ऐसे लोगों को एक्वायर करना और इंक्रीज करना जिनके पास राइट अमाउंट ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड एक्सपर्टीज है। अब बेटा डेफिनेशन में आता है एक्वायर करना, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल ना कि आप बाहर से जाके यूके से बंदे उठा के इंडिया में ले आओ कि भैया आप हमारे यहाँ पे बढ़िया काम करोगे। वो क्यों आएंगे, वाई विल दे कम टू अ पुअर नेशन देन देम। ठीक है, इंडिया यूके वगैरह के हिसाब से तो गरीबी है ना, वो यहाँ क्यों आएंगे। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, अपने ही लोगों की स्किल्स नॉलेज और एक्सपर्टीज बढ़ा देना, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आता है। अब ऐसा करने से होगा क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा करने से होगा क्या। तो भाई सबसे पहले तो चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्या पॉइंट है आपका, चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से इमोशनल एज वेल एज मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ में बदलाव आएगा। इसका बेटा मतलब क्या होता है, इसका इन शॉर्ट मतलब होता है अगर हमारे यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होएगी तो उसकी वजह से लोगों का इमोशनल और मटेरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ भी चेंज होगा। जैसे कि बेटा इमोशनल का मतलब लोग इमोशनल की जगह प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगे। इमोशनल एनवायरनमेंट चेंज से मतलब क्या है कि लोग इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे। एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, इमोशनल की जगह वो प्रैक्टिकली डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ के। और मटेरियल इन्वायरमेंट से हमारा मतलब क्या है कि उनके मटेरियल कंफर्ट्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। अब एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ऐसा कैसे। तो सबसे पहले तो अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छी नॉलेज वाले होंगे, अच्छी स्किल्स वाले होंगे, तो यार वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है यार, कोई गांव का बच्चा है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से बड़े स्ट्रगल से पेरेंट्स ने पढ़ाया, कुदरती बात उसकी नौकरी भी अच्छी लगी, गांव का देहात का बच्चा था और नौकरी लगी लेटेड भी उसकी मान लो बैंगलोर। अब होगा पता है क्या, यार उसके घर वालों से नहीं भेजते बैंगलोर, स्पेशली इन केस ऑफ गर्ल्स। कहेंगे चलो यार होगी पढ़ाई, अच्छा है, रिश्तेदारी में वाहवाही होगी, लेकिन बेटा अब तो यही रहना पड़ेगा आपको। वजह, क्योंकि वो इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हाय हमारा बच्चा हमसे दूर थोड़ी जाएगा, कैसे रहेगा, छोटी सी परिवार है, बच्चा भी चले जाएगा तो हमारा क्या होगा, वो ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, हम अपने रिश्तेदार को क्या बताएंगे, बच्चे को भेज दिया, फिर वो सारा सिनेरियो। तो अगर लोग पढ़े लिखे होंगे ना तो भाई ऐसे इमोशनल डिसीजन नहीं लिए जाएंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाएंगे भाई, कि प्रैक्टिकल डिसीजन लो। बच्चे ने अगर स्ट्रगल करके कोई अच्छा कॉलेज, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई अच्छी जॉब प्राप्त करी है तो लेट्स माइग्रेट, उसको वहां शिफ्ट करवाया जाए। और मटेरियल इन्वायरमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि यार ये बात आप भी मानते हैं, पढ़े लिखे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप ये भी बोल सकते हैं भाई कि जो कम पढ़े लिखे हैं उन पे पैसा बहुत है, वो दिखावा नहीं करते, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट टेक्निकली जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होता है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह लो या शोसेबाजी कह लो या फिर काम की बात, तो ये है ना बेटा कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आप माइक्रो लेवल पर नहीं सोच सकते, आप देश के बारे में सोचो। अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगा ना तो ही देश बढ़िया तरीके से चलेगा, क्योंकि देश बचत करके नहीं, देश खर्चा करके चलता है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला कंसेप्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी ना तो बेटा जो आपका फिजिकल कैपिटल होता है वो भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज होगा। वजह, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक स्किल्ड इंसान मशीन को, रॉ मटेरियल को, लेबर को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग करवा सकता है एज कंपेयर टू अनस्किल्ड, अनपढ़, कम पढ़ा लिखा इंसान। ठीक है, वो वाला पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई डाउट। इसके अलावा भाई देश में इनोवेटिव स्किल्स, इनोवेशन, इन्वेंशन, ये सारी चीजें भी आएंगी।
क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का मेंटल होराइजन हो रखा होता है, उनका मेंटल स्टेट ऑफ लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इनोवेशन, इनोवेटिव स्किल्स, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आपके देश के अंदर आएंगी, ठीक है। इनोवेशन, क्रिएटिव आइडियाज, वो सारी चीजें इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर अच्छी अमाउंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी तो देश में अक्सर आए दिन इनोवेशन होती रहेगी, कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक, कुछ हटके होता रहेगा, वो घिसा पिटा नहीं होगा कि जो चल गया वही चलता जा रहा है। ये एक फायदा है। ये 3 फायदों में बच्चों, कोई डाउट आपको? इसके अलावा भाई देश में हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होगा, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी होगा, एज वेल एज इक्वालिटी भी होगी बेटा, एंड इक्वालिटी। अभी क्या होता है यार, नो डाउट आजकल थोड़ा माहौल बदल गया है, ठीक है। वुमेन आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग अलॉन्ग विद द मेन इन द हाउसेस, ठीक है। वो भी साथ में पार्टिसिपेट कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कहीं ना कहीं मदद कर रही है। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे निकल के आए दिन सामने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये सब किसकी बदौलत है बेटा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन मतलब हर बंदा पार्टिसिपेट करेगा इकोनॉमी के लिए, कुछ ना कुछ करने में। वो वाला सिनेरियो नहीं होगा कि घर में एक कमा रहा है और बाकी 4-5 बैठ के खा रहे हैं। सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सारे कुछ ना कुछ इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और ऐसे ही बेटा धीरे धीरे करके आपका देश आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेस करेगा। साथ के साथ इक्वालिटी भी होगी। इक्वालिटी वाला पॉइंट कैसे आता है भाई? इक्वालिटी इसलिए क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर भेदभाव वाला पॉइंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इक्वालिटी में मेरा मतलब है सिर्फ जेंडर इक्वालिटी से नहीं है, हर प्रकार की इक्वालिटी से है, ठीक है। वो जाति वाइज हो, आपकी कास्ट वाइज हो। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब भी सिर्फ जॉब से नहीं है कि आप सोचो पढ़ने लिखने से बंदा सिर्फ नौकरी करता है, ना 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 ना। अगर पढ़ा लिखा बंदा होगा ना भाई, तो वो बेशक नौकरी करे, वो बेशक बिजनेस करे, वो बेशक प्रोफेशन करे, लेकिन पार्टिसिपेट जरूर करेगा। वो नहीं होगा कि बैठ के खा रहे। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन किसमें? हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन जॉब्स एज वेल एज बिजनेस। कि भाई अगर पढ़े लिखे लोग होंगे ना, तो मान लेता हूं मैं, अगर वो जॉब ना भी करे तो कम से कम बिजनेस करेंगे, किसी ना किसी प्रकार से जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की इकोनॉमी के लिए अपना योगदान देंगे। वो वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा लोगों की भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। ये थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाला पॉइंट हो सकता है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। यार अगर पढ़े लिखे लोग होंगे ना, आप किसी भी एग्जांपल से समझ लो, उस इकोनॉमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा ज्यादा होगी। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से समझ लो कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका रॉयल है तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है। उसके अलावा आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, अगर लोग अच्छी स्किल्स एक्वायर कर लेंगे, एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अच्छी हेल्थ वाले होंगे, तो देश में जो बाकी समस्या है ना, लूटपाट, चोरी, डकैती, मर्डर्स, ठीक है, वो सब नहीं होगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हर एस्पेक्ट से इंप्रूव होगी ही होगी। ये बेटा कुछ जनरल पॉइंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फायदों की, कि एक इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे अपना रोल निभाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फटाफट से नोट करिए, ठीक है। अब आगे, ये जनरल 1 नंबर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइवा में भी पूछ सकते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मार्केट में वैल्यू क्या है? तो यार सिंपल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, किसी की भी वैल्यू निकालनी हो, उसकी फॉर्मेशन से, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से कितने बेनिफिट्स मिले माइनस उसमें कितनी लागत लगी, वो आपकी वैल्यू है। अगर कोई आपसे पूछे कि मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ क्या होती है, तो सिंपल आप जवाब दे सकते हो भाई, द डिफरेंस बिटवीन द बेनिफिट्स डिराइव्ड, difference between the benefits derived and the cost incurred is equal to the market value of HCF। मतलब क्या हुआ भाई इसका, ठीक है, जो भी डिफरेंस रहा है बेनिफिट्स जो आपको मिल रहे हैं उसमें वर्सेस जो भी आपने कॉस्ट, कॉस्ट मतलब लागत करी, जो भी आपने कॉस्ट लगाई, कौन सी कॉस्ट भाई? आपने एजुकेशन पर जो खर्चा करा अपना बेसिकली, उससे आती है मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ। इसको समझने के लिए यार आप एग्जांपल समझो। आज की डेट में हम सबको पता है बच्चे पढ़ाना कितना डिफिकल्ट काम है। आप लोगों को अच्छा फील करना चाहिए यार, आप लोगों के पेरेंट्स इस टाइम पर, आपके गार्डियंस किस तरीके से आपको सपोर्ट करके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बट वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार ये बात कहीं ना कहीं पता है कि जितना
कॉस्ट आपकी एजुकेशन पर लगाया जा रहा है, एंड ऑफ द डे आप उससे ज्यादा का ही बेनिफिट डिराइव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है भाई आपकी जॉब लगे, शुरुआत आपकी 15,000 20,000 से हो, बट सारी जिंदगी तो 15,000 पे नहीं रह जाओगे ना भाई, इतना तो कोई भी ऐसा नहीं होता, एवरेज इतना एवरेज तो कोई नहीं होता कि सारी जिंदगी 15,000 की नौकरी पे ही रह गया। ठीक है, तो यूजुअली आपके घर वाले भी बेटा इसी लॉजिक पे आपके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम है कि ओवरऑल अपनी लाइफ में, हाँ सबका अलग अलग हो सकता है स्ट्रीम्स के हिसाब से, कोई 5 साल में अपनी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कवर कर लेता है, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 1 साल में, कि भाई जब आप कमाने बैठे, बिजनेस करो या जॉब करो, आपने जितने बेनिफिट्स डिराइव करे, जितना पैसा कमाया, माइनस जितनी आपने उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए कॉस्ट लगाई थी, वो होती है मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ। और बेटा अगर ये मार्केट वैल्यू ना हो रही होती ना, तो भाई फिर पेरेंट्स पढ़ा ही ना रहे होते, गार्डियंस अपने बच्चों को पढ़ा ही ना रहे होते, फिर सारे वेले घूम रहे होते। क्यों आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, ध्यान रखना, एजुकेशन एक खर्चा नहीं है, एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है। और क्यों आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी जा रही है, क्योंकि ये बात तय है भाई 99% कि आपकी पढ़ाई पर जितना खर्चा हो रहा है ना, उससे ज्यादा का आप अपने लाइफ टाइम में बेनिफिट निकाल ही लेंगे उस पढ़ाई के चक्कर में। ठीक है यार, आप बिल्कुल बेसिक दिमाग लगाओ, एक बिल्कुल एवरेज यूनिवर्सिटी से मान लो आपने 3 साल की अपनी बैचलर्स खत्म करी, लेटेड भी 1 लाख रुपए की, उसके बाद आपका फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ छोटा एग्जाम्पल पकड़ के रखते हैं, आपकी 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी लगी। अगर बेटा आपकी मान लो 20 हजार की भी नौकरी लगी है, तो यार 2,40,000 तो आपने 1 साल में कमा लिया। पढ़ाई पे कितना लगा था, उस कॉलेज की डिग्री पे कितना लगा था, 1 लाख। उसके बाद क्या, उसके बाद वो एक्सपायर थोड़ी हो जाएगी नौकरी, फिर तो जिंदगी भर बैठे हो आप। तो ये वाला सिनेरी होता है। मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ क्या होती है, जितना भी डिफरेंस आए बेनिफिट्स डिराइव्ड में, माइनस जो भी उस एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए आपकी लागत लगी है, खर्चा लगा है, उसको बोला जाता है मार्केट वैल्यू ऑफ एचसीएफ। ठीक है, अब बेटा जो आपका अगला टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हुए क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द पाथवे ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में लिमिटेशन कोई नहीं है, उसको करने में प्रॉब्लम क्या आ रही है, ध्यान रखना कुछ बच्चे का लिमिटेशन, प्रॉब्लम्स या बैरियर्स क्या आ रहे हैं एक देश में, स्पेशली हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हो। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है अच्छे अमाउंट की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में। तो बेटा एक जनरल बात ध्यान रखना, हमारी इंडियन इकोनॉमी में ना हर चैप्टर की कमी में आप सबसे बड़ी कमी अपने देश की पॉपुलेशन डाल सकते हो। ठीक है भाई, पॉपुलेशन तो देखो आप कितनी है, सबसे बड़ी दिक्कत राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हुए। क्योंकि यार देखो नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक्स लगाते हैं, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है यार, रिसोर्सेज लिमिटेड है, और नंबर ऑफ पर्संस बहुत सारे हैं, तो हर एक बंदे को हम उतने अच्छे तरीके से करवा नहीं सकते भाई। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मान लो यार हमारे सरकारी स्कूल में एक बारी में लेट इट बी, एक सरकारी स्कूल में 100 बच्चों को बिठाने की जगह है, और पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग हैं, तो यार हर बच्चे को उस टाइम पे एजुकेशन नहीं मिल पाएगी ना। सरकारी अस्पतालों में आप जाओ, आप वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम में देखते हो, हेल्थ केयर की अगर हम बात करें, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो, वहां ऐसा होता है यार, आप 9 बजे गए, 9:15 आपकी अपॉइंटमेंट होगी, 9:30 आपका ऑपरेशन हो गया, 10 बजे आपकी छुट्टी होगी, ऐसा नहीं होता बेटा। जाके देखो किसी दिन सिविल हॉस्पिटल, आप जाओगे 10 बजे डॉक्टर आते हैं, उसके बाद में जाके आपका धक्के धुक्के खा के पर्चियां कटा के 1-2 बजे तक नंबर आ रहा है, लंच हो गया। ठीक है, कितने आपके चक्कर लग रहे हैं, भीड़ में खड़े हैं, वहां इन्वायरमेंट कैसे, आपको ये सारी बातें पता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में अभी जो आ रही है, वो है ह्यूमन राइजिंग पॉपुलेशन। वजह, क्योंकि बेटा नॉर्मल सी बात है, आप खुद देखो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स ये सब लिमिटेड है, तो एक बारी में कितने सारे लोगों को कवर कर लोगे ना, ये प्रॉब्लम। दूसरी बेटा सबसे फनी और सबसे बढ़िया प्रॉब्लम हमारे देश की क्या है, वो है ब्रेन ड्रेन। ये बड़ा प्यारा वर्ड है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या होता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख के जरूर आना पेपर में, ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा, ये वीडियो अभी हम अंबाला हरियाणा से शूट कर रहे हैं, अब नॉर्मल सी बात बता दूं, हमारे यहाँ से हरियाणा और पंजाब से 90% यूथ क्या करता है, 90% यूथ अपनी 12वीं करता है, शायद वो कॉलेज तक टिक जाए, नहीं तो जिस टाइम पर उसकी 12वीं कंप्लीट हुई वो क्या करता है, गाना सुना ना वो, कनेडा कनेडा में जाना, वो वाला सिनेरियो चल रहा होता है उनका।
ठीक है, सीधा बाहर। जिस टाइम पर मतलब बचपन उन्होंने अपना सारा यहाँ निकाला, बेसिक एजुकेशन और बेसिक लर्निंग यहाँ पर करी, और जब उनका देश में कंट्रीब्यूट करने का वक्त आया तो वो फ्लाई, वो वाला सिनेरियो। देखो यार, मैं इस अप्रोच के अगेंस्ट नहीं हूँ, ठीक है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो जा भी चुके हैं, बहुत सारों ने जाना भी है, गलत नहीं है। बट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉब्लम है। हमारा जो पढ़ा लिखा बच्चा, जो समझदार, जो देश के लिए कुछ कर सकता है, उसका जब देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का वक्त आता है तो वो क्या करता है, वो बाहर चला जाता है, ठीक है। ये होती है ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। देखो बेटा, माइग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, माइग्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आपका देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का समय है, उस टाइम पर आप, या तो यार आप शुरू से बाहर जाते। जब आपका एक समय आया, ऐसा भी नहीं है यार बच्चा पहली क्लास में बाहर भेज रहे, 10वीं होगी, 12वीं होगी, कॉलेज हो गया, अब बच्चे ने कुछ कंट्रीब्यूट करना है, बच्चे ने पैसा कमाना है, उस टाइम पर उसको बाहर भेज दिया जाता है, वो बच्चा बाहर चले जाता है। अब वो किसके लिए काम करेगा? नो डाउट अपने पास उसमें पैसे आएंगे, लेकिन इकोनॉमी का बेनिफिट हमारी का नहीं होगा इतना, ज्यादा बेनिफिट वहां की डोमेस्टिक इकोनॉमी का होगा जहां वो बच्चा गया है। बट सो एवर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, वट एवर इट इज, वो वाला पॉइंट आ जाता है। तो ब्रेन ड्रेन वाला पॉइंट बच्चों पेपर में जरूर लिख के आना। ब्रेन ड्रेन क्या होता है भाई? सिंपली द माइग्रेशन ऑफ skilled youth, especially youth, skilled persons, especially in case of youth from India। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया का जो स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड यूथ है, स्किल्ड यंग जनरेशन है, भाई वो माइग्रेट कर जाती है टू अदर कंट्रीज। प्रॉब्लम क्या है यार? सरकार को आपके माइग्रेट करने से प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत यह है यार कि आप लोगों का जब देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का वक्त आया, उस टाइम पर आप लोग देश से बाहर चले गए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया में आ रही है। यहाँ पर बच्चा स्किल सारी आ ली, बेसिक एजुकेशन यहाँ करी, एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ हुई, सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ हुई, आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ हुई, मैक्सिमम केसेस में कॉलेज भी आपकी, ग्रेजुएशन भी यहाँ हुई। उसके बाद जब आप बिल्कुल तैयार हो गए हो, उस टाइम पर आप देश छोड़ के चले जाते हो और वहां जाके अर्न कर रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जनरल पॉइंट है कि ब्रेन ड्रेन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सही से नहीं हो पाती। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। बेटा हमारी लेबर की कोई प्लानिंग ही नहीं हो रखी है, हमारे यहां पर मैन पावर की तो प्लानिंग अच्छे से हो ही नहीं रखी। हमारे यहाँ पर इंडिया के केस में जो लेबर की प्लानिंग है वो हो ही नहीं रखी। लेबर किस एरिया में जरूरत से ज्यादा है और कहीं है ही नहीं, ठीक है। अब आपके यहाँ पंजाब हरियाणा में जब फसल की कटाई का टाइम आता है, आप किस तरीके से ढूंढते हो ना यार कि यूपी बिहार साइड से आपको लेबर मिल जाए और आप उनसे काम कराओ। और डेली बेसिस पर क्या हो रहा है, आप सुबह बाहर देखो, आपके आपके भी एरियाज के अंदर कई ऐसे चौंक और बिजी आपके पॉइंट्स होंगे जहां पर लेबर सुबह सुबह बस अपना बैग लेके खड़ी रहती है कि कोई उनको काम पर ले जाए, और वो काम करके हार्डली एक दिन की दिहाड़ी कमा ले, 500,000 जो भी है। वो वाला एक पॉइंट आता है कि हमारे यहाँ पर मैन पावर प्लानिंग बहुत डिफिशियंट है, सप्लाई ऑफ लेबर मिसमैनेज्ड है। तो आपके यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर है ना, वो बहुत मिसमैनेज्ड है। इसको वैसे हम आगे और चैप्टरों में भी पढ़ेंगे, बड़ी मिसमैनेज सप्लाई ऑफ लेबर है, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है, कुछ एरिया में है ही नहीं। तो लेबर की प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रही। मतलब आपका पॉइंट आएगा तो हम क्या करें जी, इसमें क्या करा जा सकता है? प्रॉपर लेबर का रिकॉर्ड बने, जैसे बाहर के देशों में होता है, प्रॉपर कायदे से उनका वर्क ऑर्डर बने, उनका रिकॉर्ड बने, इतने दिन इस लेबर को इतना काम मिला है, ताकि ये ना हो कि एक लेबर को सारा साल काम मिल गया और कुछ लेबर को काम ही नहीं मिला। प्रॉपर लेबर की प्लानिंग करो ताकि हर एक का बेनिफिट हो। इसके अलावा भाई हमारे बड़े लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स हैं, ये पॉइंट तो बेटा हमारी इंडियन एजुकेशन में बहुत नीचे है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत कुछ कर भी रही है, नो डाउट। अभी आप देखना, अभी जब नेक्स्ट ईयर से आप लोगों की कॉलेज की शुरुआत होगी ना, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट स्टूडेंट्स। जो उन्होंने पहले करा ना, उससे बहुत अलग होगी। फिलहाल एक प्रॉब्लम क्या है, हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत लो है। इसका मतलब यार हमारी जो लर्निंग है ना, वो थ्योरी बेस्ड लर्निंग है। नो डाउट सरकार इसके लिए बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है ना, हमारी जो एजुकेशन है दैट इज थ्योरी बेस्ड। हमारी एजुकेशन जो है वो थ्योरी बेस्ड एजुकेशन है भाई। यहाँ पर उतनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ आप थ्योरी पढ़ पढ़ के तो यार पास हो रहे हो, ठीक है, थ्योरी पढ़ पढ़ के थ्योरी बेस्ड एजुकेशन कह लो, या फिर ऐसा कह लो, थ्योरी बेस्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं, या हम ऐसा भी कह सकते हैं डिग्री बेस्ड एजुकेशन है। बस लोग पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? डिग्रियां इकट्ठे करने के लिए, सीखने के लिए नहीं।
डिग्री इकट्ठी करने के लिए, यार हम ज्यादा से ज्यादा डिग्री इकट्ठी कर ले, कल को जो होगा क्या उससे, रियलिटी, डिग्री इकट्ठी करोगे, कल को मेंटेलिटी वही है अभी भी कि डिग्री जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा डोरी आएगी, उतनी ज्यादा दहेज आएगा, वो वाला पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हमारे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बहुत लो है, थ्योरी बेस्ड एजुकेशन है, हमारी डिग्री बेस्ड एजुकेशन है। लोग वही थ्री इडियट्स वाली बात, वो लर्निंग के पीछे नहीं भाग रहे, वो बस डिग्री रट के जैसे मर्जी बस डिग्री इकट्ठी कर ले। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे भाई बस रट के उन्हें पास करना है, किताब है किताब दे दो उन्हें, समझ कुछ ना है, वो किताब रट के टॉप कर लेंगे, 95 99 ले आएंगे बड़े आराम से। एक्चुअल में क्या है वो थ्योरी बेस्ड लर्निंग है भाई, आप समझ नहीं रहे, आप बस चीजों को रट रहे हैं एक तोते की तरह, और बाद में उसी को एग्जाम में चेप देंगे और आपको जेन्युइनली उसके दम पे नंबर भी मिल जाएंगे। ये एक पॉइंट आ जाता है कि हमारी लर्निंग के जो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स है वो कम है। जेन्युइनली बहुत सारे बच्चे बेटा ऐसे होते हैं जो आपके बिलो एवरेज बच्चे होते हैं, 50 60 70 वाले बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके पास ज्यादा मेंटल लेवल होता है एज कंपेयर टू एक 98 वाला टॉपर जो बस रट के पास हो रहा है। बट वैल्यू किसकी होती है यहाँ पर देश में, सारे इज्जत किसकी करेंगे, उस 98 वाले की, 60 70 वाले की कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अच्छे नंबर नहीं आए। ये एक प्रॉब्लम है आपके देश के अंदर। बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अभी 2 पॉइंट और भी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। इसके अलावा फिफ्थ प्रॉब्लम क्या है बच्चों आपकी, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है बच्चों, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर, उसके अंदर आज भी उतनी बेहतरीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग या ऐसा हम कह ले कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। इस सेक्टर के अंदर आज भी उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है भाई, प्रोफेशनलिज्म नहीं है आज भी बहुत सारे एरिया में। आप लोग कहोगे क्यों भैया, हम लोग तो ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स HYV सीड यूज कर रहे हैं। बेटा हरियाणा से हो, आप यूज कर रहे हो, बहुत सारे एरिया इंडिया में आज भी ऐसे, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी मेजोरिटी पॉपुलेशन आज भी खेती बाड़ी करती है, लेकिन उसके लिए इतनी कोई स्पेशल ट्रेनिंग स्किल्स नहीं है। ठीक है, वो वही करते आ रही है जो उनको उनके फादर्स फोर फादर्स पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है, वो वही खेती कर रहे हैं जो पेरेंट्स ने सिखाई है। ठीक है, वो ठीक भी है यार, पेरेंट्स ने भी उससे सर्वाइवल करे, लेकिन उसके अंदर भी तो प्रोफेशनलिज्म लाया जा सकता है। गांव गांव के अंदर हर एक को पता है यार कि सॉइल का भी पीएच होता है, एसिडिक अगर सॉइल हो तो बेसिक क्रॉप्स उगाते हैं, बेसिक सॉइल हो तो एसिडिक क्रॉप्स उगाते हैं। नहीं पता भाई, थोड़े बहुतों को पता भी होगा, बाकियों को नहीं पता। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं और बहुत सारी मॉडर्न तौर तरीके होते हैं जो फॉलो नहीं करे जा रहे। प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। यार देखो, खेती करने में बुराई नहीं है, हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन खेती कर रही है, लेकिन रिटर्न भी तो आए, ये आपको भी पता है कि हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन खेती कर रही है, लेकिन मेजोरिटी रिटर्न वहां से नहीं आ रहा, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो यार जब लोगों ने खेती करनी है तो फिर अच्छे से करो, अच्छे से करो। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए रोल उसके अंदर पूरा, ऐसे कम मिनिमल रेट्स के अंदर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज बनाए, जहां पर एक एग्रीकल्चरल फैमिली का बच्चा जाए, वो वहां पर स्किल्स सीखे और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करे। और फिर देखो आप इंडिया के अंदर भी ऐसे ऐसे आपके एवोकाडो जैसे आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स जैसी चीजें बनेंगी, जिससे आपके देश का नाम थोड़ा ऊंचा होगा, वो वाला सिनेरियो। ठीक है, अब आपको भी पता है, आप जैसे हरियाणा पंजाब में हो, हमें भी पता है हम यहाँ पर केसर की खेती नहीं कर सकते उतनी अच्छी। ठीक है, हमारे यहाँ की जमीन ही नहीं उसको सपोर्ट करेगी। तो ऐसा नहीं कुछ करना चाहिए जिससे यहाँ की जमीन भी उस लायक बन जाए जैसे साउथ के अंदर होता है, जिस लेवल की फार्मिंग साउथ में हो सकती है वो यहाँ नॉर्थ में भी हो पाए। ठीक है, वो वाला सिनेरियो। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा बेटा एक आधा जनरल पॉइंट, हमारे यहाँ पर ये तो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी है बहुत ज्यादा। ठीक है, गर्ल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन बड़ा सिनेरियो है भाई। ठीक है, जो फैसिलिटीज है बहुत सारे एरिया में आज भी वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वो वाला आप पॉइंट लिख सकते हो सिंपली कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, जो सोसाइटी है वो कैसी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, एवरीबडी प्रेफर्स अ मेल चाइल्ड ओवर अ फीमेल चाइल्ड। ठीक है, वो वाला पॉइंट बार बार आता है कि ये दिक्कत है एक बहुत ज्यादा जो यहाँ पर आ रही है। वैसे बुक के अंदर कुछ बुक्स में 5 पॉइंट है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो कि हमारे देश में ये वाली भी बहुत प्रॉब्लम है यार, जो भी फैसिलिटीज है वो मेल के लिए है, फीमेल के लिए काफी फैसिलिटीज नहीं है। एजुकेशन है, फीमेल को प्रॉब्लम है, मेल के लिए इजीली अवेलेबल है, जेंडर इनइक्वालिटी है, तो वो वाला पॉइंट बड़ा आ जाता है। इवन कॉलेजेस है भी, तो यार बहुत सारी फैमिलीज के सिनेरियो ऐसा होता है कि वो अपनी गर्ल चाइल्ड को पढ़ाई के लिए नहीं भेजते, और शहर से बाहर तो बहुत रेयर कि ऐसा सिनेरियो होगा, आप पढ़ाई कर ली
अच्छा कर ली बेटा, बच्ची ने बेशक 12वीं टॉप कर ली हो, पढ़ोगे आप बेटा यहीं पर ही, बाहर नहीं जाना बेटा, गांव से बाहर नहीं जाना, शहर से बाहर नहीं जाना, बिगड़ जाओगे। वो वाला सिनेरियो भाई, लड़का भी तो संभालो, वो भी तो बिगड़ रहा है। तो जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो दीज वर कुछ जनरल सी प्रॉब्लम्स जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बाधा लेकर आ रही है। दो तो बेटा यही हो गए, इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, आज भी वो पुराने तौर तरीके ट्रेडिशनल मेथड्स बहुत सारी जगहों पर यूज हो रहे हैं। दूसरा जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में तो भाई आप 10 पेज लिख सकते हो कि इनइक्वालिटी बहुत है, वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो सब। इसके अलावा पहले 4 पॉइंट्स क्या थे, ब्रेन ड्रेन है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है, कनाडा भाग जाना, ऑस्ट्रेलिया भाग जाना, न्यूजीलैंड भाग जाना। जिस टाइम पर हमारे देश का यूथ देश के लिए कंट्रीब्यूट करने लायक होता है वो भाग जाता है यहाँ से, वो बाहर के देश में चले जाता है और वहां की सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तुम कहोगे हम कौन सा खुशी से कर रहे हैं भाई, वहां रह रहे हो, टैक्सेस तो वही दोगे। इंडिया कौन सा तुम रोज टैक्स भिजवा रहे, इनडायरेक्ट टैक्स तो वही दोगे, जीएसटी तो वही दे रहे हो। वहां के लोकल बिजनेसेस को फायदा हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है उससे, इंडियन गवर्नमेंट को। उसके अलावा पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि चाहकर भी सारी पॉपुलेशन को एक बारी में कवर किया नहीं जा सकता। उसके अलावा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स लो है, थ्योरी बेस्ड डिग्री बेस्ड लर्निंग है आपकी, और लेबर की बड़ी डेफिशिएंट इनएडिक्वेट मिसमैनेज सप्लाई है। ये बच्चों कुछ पॉइंट्स थे आपके। ये वीडियो आप पूरी देख लो, इसके नोट्स बना लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय।